आज का हम आप सब जानते होंगे कि हम लोग ने क्या कहते हैं एक शॉर्ट प्रोग्राम, एक प्रीलिम्स बूस्टर जो कि 7 डे क्लास का हमारा एक सीक्वेंस है, उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग एक-एक दिन में एक-एक सब्जेक्ट को कैसे हम टैकल करते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के, उसको हम लोग थोड़ा-सा गौर से देखेंगे। अब ये आपके सामने जो स्क्रीन खुली हुई है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं, वो यूनिट वाइज डिवाइड करके यहाँ पे एक क्या कहते हैं पीडीएफ में प्रेजेंटेड है आपके सामने। तो अ, हम आज पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, बिफोर दैट हम लोग यहाँ पे आप मैं अपने बारे में पहले बता देता हूँ। तो मैं सुविज्ञ चंद्रा हूँ। मैं आईएएस 2022 बैच का हूँ और यूपीएससी 2021 एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ था। थोड़ा और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ। तो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। बट प्रीलिम्स एक ऐसी चीज़ है जो कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे क्वेश्चन को समझना है, उसमें उस कंटेंट को पेपर से पहले कैसे रिवाइज करना है और फिर बाद में डायरेक्ट पेपर में जाके आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके या फिर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को ठीक से बिना सिली मिस्टेक के पढ़ के उसको करेक्ट टिक करना है। और पॉलिटी सबसे पहला टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसका हाईएस्ट वेटेज रहता है हर एक प्रीलिम्स में। इसका जो हम लोग आंसर देते हैं वो सबसे हाई एक्यूरेसी के साथ हम इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जो कट ऑफ्स होती हैं वो अराउंड 50% ऑफ द मार्क्स होती हैं। टू बी ऑन सेफ साइड 60% ऑफ द मार्क्स अगर आप ले आएंगे पेपर वन में तो आपका प्रीलिम्स काफ़ी हद तक क्लियर हो सकता है। हमें सबसे पहले इसी स्टेज पे ही फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग फिर बाद में अच्छे से मेंस की तैयारी कर सके। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सो यहाँ पे अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही, कोई अगर क्या कहते हैं चैट पे कंफर्म कर सके। तो अब हम फोकस करेंगे लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस पे, है ना। तो लास्ट 10 इयर्स अब हमारा यहाँ पे 2023 का एग्जाम है, तो हम 2013 से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी ईयर्स के हैं पुराने, लेकिन हम जाएंगे जो हमें अभी के पैटर्न में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस पे हमें फोकस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं 2013 के क्वेश्चन पे। अब ये देखिए, अब हमें समझना है कि प्रीलिम्स का पैटर्न कैसा है। 58 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलता है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। अब ये जो है, ये वाला क्वेश्चन, अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से भी रिलेटेड है और पॉलिटी में जो लक्ष्मीकांत में स्टार्टिंग के चैप्टर हैं वो इसमें इसका काफ़ी महत्व हो जाता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ऑप्शन जो हैं इसमें आप कुछ ऑप्शन को अपने आप ही एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का नॉमिनेट करने का कोई मतलब नहीं है ना। और इसमें बाकी डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम प्रोविंसेस ये भी मतलब सही आंसर नहीं लग रहा है। इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये भी उसमें था नहीं, है ना। तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट जो जब आपके क्लियर होंगे तब आप इसको आंसर कर पाएंगे। तो आप जैसे कि अभी अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो आंसर देखने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि हम लोग ने ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया है ना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब टेस्ट सीरीज लेते हैं, है ना, जब टेस्ट सीरीज जैसे कि ओजांग सर ने क्या कहते हैं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 99 रुपीज़ में शुरू करी है, तो आप बिल्कुल करिए उस टेस्ट सीरीज को, क्योंकि टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि आप अपना थिंकिंग प्रोसेस कैसे रखते हैं और उसके बाद
आप अपने आप को जब एनालाइज करेंगे और एक एक्सपर्ट से एडवाइस लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ हो गई। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं देख रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि प्रीलिम्स को हम लोग कैसे टैकल करते हैं, है ना? काफ़ी लोग मेरे को ये बोल रहे हैं चैट पे कि हिंदी में बात करें, तो मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? कोई कंफर्म करे? तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम उसे कैसे समझे, और उसके बाद फिर उसमें हम लोग कैसे क्वेश्चंस को एनालाइज करके ये देखें कि कौन से टॉपिक्स में से यूपीएससी का फेवरेट एरिया है क्वेश्चंस पूछने का। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा हाई एक्यूरेसी से हम लोग स्कोर कर सकते हैं। तो हम लोग इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, इसके बाद आपको अपने आप मेहनत करनी होगी, और उससे उससे बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ओजान सर हमेशा आपके हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। एक टेस्ट सीरीज है जो कि 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। वो मतलब इतना मतलब आप बोले कि कितना रीजनेबल अमाउंट है, जिसमें आप 5 टेस्ट दे सकते हैं, और उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, जिसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगी और आप अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 में ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ओनली बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द लोकसभा ओनली। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये लोकसभा की बात हुई है ना? अब यूपीएससी ने लोकसभा के बारे में क्वेश्चन पूछा है ना? तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस एरिया से क्वेश्चन पूछता है ना? तो लोकसभा है, इसका मतलब लक्ष्मीकांत में लोकसभा के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा कौन से में आता है? अपना यूनियन वाले जो सेक्शन है लक्ष्मीकांत की बुक में, उसमें से आता है, और उसमें भी कुछ सिलेक्टेड एरियाज से बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इससे हमें ये देखना होगा कि हम ये मार्क कर लेंगे अपने टेक्स्ट बुक में कि हमको लोकसभा के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आप अगर बुक खोल के देखेंगे, आप खुद अगर सॉल्व करेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ओनली बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन लोकसभा ओनली। अब ये भी देखिए कि ये ओनली वाला जो ये स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ये ओनली स्टेटमेंट्स में मोस्टली देखा गया है कि ट्रेंड में क्वेश्चंस गलत होते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो गलत होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ, ये ओनली स्टेटमेंट वाला जो कोई स्टेटमेंट लिखा है वो सही है कि नहीं, तभी क्या कहते हैं आप उसे टिक करें, वरना ओनली में मोस्टली चीजें गलत होती हैं। तो आपको क्रॉस चेक करने में आसान हो जाता है, क्योंकि आपको उसे गलत बस प्रूव करना है। किसी चीज को गलत प्रूव करने के लिए अगर आपके पास कोई एक एग्जाम्पल या एक मेमोरी में आपके क्या कहते हैं चीज होगी, तो आप उसे आराम से एलिमिनेट कर देंगे, है ना? सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the amendment also requires to be ratified by the legislature of all states of India, है ना? अब आपको अगर कॉन्सेप्ट ये पता होगा, तो ये जो है ratified by legislatures of all the states, अब ये all the states वाला स्टेटमेंट, अभी अगर मैं आंसर बता दूं तो ये वाली चीज गलत है ना? फेडरल कैरेक्टर में आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स की जरूरत होती है, सारे के सारे स्टेट्स के लेजिस्लेचर की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है ना? तो जब आपने स्टेटमेंट्स को समझ लिया, उसके बाद आप इसमें से ए बी सी डी जो भी है आप टिक कर सकते हैं, है ना? तो अब इसमें से हमें ये पता लगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछा है ना? और लोकसभा के बारे में पूछा है। तो लोकसभा की पावर्स क्या होती हैं और अमेंडमेंट कैसे करते हैं, ये आपको समझ में आया? हाँ, बिल्कुल सही, डी है इसका आंसर। अब अगर हम ये देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी बहुत सिंपल है। तो आपको ये जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन से ये समझ में आता है कि आपको
एनडीसी या फिर प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल, ये सब की आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बॉडीज हैं उनकी लिस्ट हमें पता होनी जरूरी है ना। ये चीज को आप ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। क्योंकि हमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं, इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझ सके कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब इसमें हम थोड़ा सा और वेरिएशन लेके आते हैं। हम ये देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 63 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। 63 क्वेश्चन में इकोनॉमिक जस्टिस as one of the objectives of the Indian Constitution has been provided in। तो इकोनॉमिक जस्टिस किस में दिया हुआ है ना। तो अब हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन किन किन एरिया में फोकस कर रहा है ना। तो एक प्रीएम्बल के बारे में पूछा है इसने, है ना। तो प्रीएम्बल आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और बाकी नन ऑफ द अबव वाला है ना। तो ये प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स, कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये सारे आपको बाय हार्ट रटे होने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसमें हमें डिटेल में जाने की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में पूछा है ना। किसी एक पर्टिकुलर चीज में अंदर घुस के पूछा है, इसका मतलब ये है कि इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। ये आपको समझ में आई बात? हाँ, मैं क्वेश्चन हिंदी में भी बता देता हूँ। ये इकोनॉमिक जस्टिस जो है, ये क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे बताया गया है या फिर कहाँ पे इसको लिखा गया है इकोनॉमिक जस्टिस को। मैं हिंदी में क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक जस्टिस को कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन किया गया है, कहाँ पे बताया गया है ना। तो प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये तीन जगहों पे हमें ये समझना है कि ये इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ कहाँ पे है। अगर आपको ये चीज़ें बाय हार्ट याद रहेंगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से आंसर कर सकते हैं, और ये मुश्किल से 2-3 पन्ने का भी काम नहीं है। ये आप आराम से इसे बाय हार्ट लिख के भी याद कर सकते हैं और उसे बार बार रिवीजन करके भी समझ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 64 देखिए, क्या आप लोगों को दिख रहा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection? तो इसमें आप ये समझिए कि ये बोल रहे हैं कि ये एंटी डिफेक्शन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में है। एक एंटी डिफेक्शन हो गया और एक शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि यूपीएससी का ये भी एरिया है जो वो पूछता है। तो शेड्यूल की 12 शेड्यूल की लिस्ट है, तो 12 शेड्यूल की लिस्ट बना करके आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं, है ना। तो उसमें जब आप ये देखेंगे तो जैसे इसका आंसर 10th शेड्यूल है, क्योंकि 10th शेड्यूल का नाम ही है एंटी डिफेक्शन, है ना, वो पर्पस ही उसका वो था, है ना। इसलिए ये हम लोग समझ सकते हैं, और हमें इसमें ये सिलेबस यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ पूछ के हमें खुद ही बता रहा है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी जगह से पढ़ना चाहिए, क्या आपका सिलेबस है, कहाँ पे आपका फोकस एरिया होना चाहिए, कैसे सिलेक्टिव रीडिंग करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। जैसे हम 65 देखें, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। वापस से यहाँ पे देखिए, मतलब 2013 के क्वेश्चंस में, फिर 2014 के क्वेश्चन में फिर से आया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यूपीएससी बार बार इन जगहों से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोविजन ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल, वापस से शेड्यूल वाला क्वेश्चन है ना। 2014 में हमने ये देखा कि यहाँ पे शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे पूछा, उसके बाद फिर 66 क्वेश्चन नंबर जो है उसमें 2015 में फिर से 5th और 6th शेड्यूल, मतलब शेड्यूल्स के बारे में पूछा गया है। तो मतलब शेड्यूल के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अंदर घुस के पूछ लिया है ना, कि 5th-6th शेड्यूल के बारे में क्या है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ उसकी लिस्ट नहीं बनानी है, हमें थोड़ा सा इसके अंदर घुस के पढ़ना पड़ेगा। ये आपको समझ में आया? अगर आप ये चीज समझ लेंगे तो आप ये नहीं, आप 1000 क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके गलत नहीं होंगे, है ना, सिलेक्टिव रीडिंग करके। क्योंकि आप ये समझिए कि आपका जो फोकस एरिया, आपका जो माइंड है वो लिमिटेड है। हर किसी के पास एक लिमिटेड क्या कहते हैं फोकस होता है। उसमें आप कितना रिटेंशन ज्यादा रखेंगे, जितना आप कम से कम और सिलेक्टिव रीडिंग करेंगे।
और सिलेक्टिव रीडिंग करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम की डिमांड क्या है। एग्जाम की डिमांड समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है, कैसे ट्रिक्स खेलता है, और उसके बाद आपको कैसे उसको आंसर करना है, कैसे आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सके। जैसे कि जब आपको ये देखें, आप क्वेश्चन नंबर 67, तो हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, अब यहाँ पे कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये अब हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसका कस्टोडियन कौन है। तो इस तरीके से हमें ये देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अलग अलग आंसर्स, मतलब ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, सेक्रेटेरिएट और सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो आपको इनके फंक्शंस पता होने चाहिए कि प्रेसिडेंट का क्या काम होता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट का क्या काम होता है ना। तो जब आप ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ, यूपीएससी इन चीजों के बारे में आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है, मतलब ऐसे सामने से नहीं बोल रहा है, बट अपने क्वेश्चन पूछने के माध्यम से बोल रहा है कि आपको ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए, है ना। फिर 68 देखें, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वापस से आप देखिए प्रीएम्बल आया, फिर से प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज आया, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। हमने इतने इतने सारे क्वेश्चन में देखा कितनी बार हमारे शेड्यूल्स का आया है, कितनी बार हमारा प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, ये सब आया। तो इसका मतलब ये है कि ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फिर जैसे 69 देखें, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से देखिए, सेम ईयर में अगर आपने प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स ये सब बाय हार्ट रटे होंगे, है ना, समझे हो, रटे हो, या फिर आपने मेमोराइज करे हो, किसी भी तरीके से, सबका मेथड अलग होता है, लेकिन आंसर तो सबको करना है। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि इन चीजों की ये जो चार हैं, इसकी तो आप लिस्ट बना लीजिए कि आपको ये अपने हाथ से लिख के पेपर दीवार पे चिपका के हर दिन इसे रिवाइज करना, आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये यूपीएससी बहुत बार पूछता है ना। जैसे 70th क्वेश्चन देखें हम, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, सेम ईयर में 2015 में फिर से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा गया है, इसका मतलब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए 71 में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है हमें नया कीवर्ड मिला, पार्लियामेंट, है ना। अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स और प्रीएम्बल इनके बारे में क्वेश्चन पूछे थे, अब पार्लियामेंट के भी पावर्स के बारे में पूछा गया है। तो पार्लियामेंट और पावर, ये दो जो की वर्ड्स हैं, इनको आप नोट करके अब आपको ये देखना होगा कि यूपीएससी को ये टॉपिक भी बहुत पसंद है कि पार्लियामेंट की क्या पावर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स की क्या पावर होती है, स्टेट लिस्ट क्या होता है, यूनियन लिस्ट क्या होता है ना। तो ये सब चीजें अगर आप सिलेक्टिव रीडिंग अगर आप करना चाहते हैं, देखिए आप सब लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जो बुक जो हम लोग को रेफर करी जाती है, जैसे उजांग सर ने बुक्स बता रखी हैं, तो उनको आप अगर एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, इतना कंटेंट है। अब उस कंटेंट में से छाट के पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा। हम यही चीज कर रहे हैं कि हम क्वेश्चंस देख रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपीएससी किस तरीके के सवाल पूछता है। तो जैसे पार्लियामेंट के पावर के बारे में पूछा, ये 2016 का क्वेश्चन है ना। अब आप देख सकते हैं कि 2016 में फिर प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स और ये सब चीजों के बारे में इतना नहीं पूछा है। तो ये क्या है कि आप ये नहीं समझिए कि अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मैंने इतने अच्छे से पढ़ा और इस साल कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इसको इस तरीके से नहीं देखना होता है। हमें ये देखना है कि हम इतने सिंपल क्वेश्चन जिसमें एक एक पेज का कंटेंट है, उसको हम बाय हार्ट करके जाएं, ताकि हमें यहाँ पे स्कोर हमारा मिस नहीं हो, हमसे सिली मिस्टेक्स नहीं हो। ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे अच्छे पढ़े हुए लोगों के भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, और जब ये गलत होते हैं तो इससे काफी नुकसान होता है, क्योंकि
मोस्ट ऑफ द लोग इन क्वेश्चंस को सही कर देते हैं। तो आप क्या होते हैं, आप 2 मार्क पीछे हो जाते हैं और अगर आपने गलत किया तो उससे आपका नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये नुकसान डबल हो जाता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब 72 क्वेश्चन देखिए, which one of the following objectives is not embodied in the preamble of the constitution। वापस से देखिए, 2016 में कुछ नहीं पूछा लेकिन 2017 में प्रीएम्बल फिर से आ गया। मतलब प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट है ना? तो कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, लेकिन एक ट्रेंड ये है कि यूपीएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपना ये बता देता है कि वो क्या चाहते हैं आपको, कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, है ना? 73 में देखिए, माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना? तो इसमें यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, है ना, उन लोगों ने क्या दिमाग में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, है ना, है ना? तो इसमें भी वापस से प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फिर हम देखें तो ये दो और ऑप्शन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखिए फिर से फोकस इनका इन चीजों में आ गया। मतलब ये टॉपिक कभी पूछते हैं नहीं पूछते, लेकिन ये पुराना कभी नहीं होगा, ये हमेशा पूछते रहेंगे। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे, और एक आध दो क्वेश्चन की वैल्यू मैं बताऊं, 2-3 नंबर से या फिर पॉइंट 0.66 नंबर से भी लोग रह जाते हैं। तो उस टाइम पे ये सवाल आप गलत करने की सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपको मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके आप इसको समझे कि आपको कैसे सिलेक्टिव रीडिंग करनी। जैसे 74 देखें कि which of the following are envisaged by the right against exploitation in the constitution, है ना? ये फिर से फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये राइट्स है तो फंडामेंटल राइट का फिर से। अब आप देख रहे हैं 2017 में, आप ये देखिए कि जिसने अपना प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छे से पढ़ा होगा, उसका 1, 2 और ये 3, है ना, ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही से हो जाएंगे, है ना? अब 75 देखिए, ये भी राइट्स के ऊपर ही है। चौथा क्वेश्चन हो गया, एक ही ईयर में चौथा क्वेश्चन भी हो गया कि अगर आपने उन चीजों को पढ़ा होगा। अब हम यहाँ पे देखें तो पांचवा क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये 4 टॉपिक से ही मैं बता रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके 4 पन्नों के कंटेंट से सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रख सकते इसमें। आपको ये अच्छे से पढ़ना होगा, है ना? उसके बाद पांचवें क्वेश्चन के बाद देखिए 2017 में छठा क्वेश्चन आ गया राइट्स एंड ड्यूटीज पे। मतलब समझ रहे हैं इस टॉपिक का कितना महत्व है ना? आपने अगर इसको सही से समझ लिया, इसके बाद आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना? छठा क्वेश्चन के बाद सातवां क्वेश्चन फिर से आ गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे। आप देख रहे हैं कि 100 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन सिर्फ उन 4 पन्नों से ही आ गए। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि आपको सिलेक्टिव रीडिंग किस तरीके से करनी है ना? तो जब आप ये चीज पढ़ लेंगे तो उसमें आप इन, जब ये इतनी बार पूछा गया है ना, तो आप ये कोशिश करें कि आप किसी भी अपनी जो बुक की रेफरेंस है या फिर जो भी ओजांग सर ने बताई है, उसको आप जरूर अच्छे से पढ़ें। ये एटलीस्ट ये सारे चैप्टर्स को, इनको आप बिल्कुल पेज नंबर 1 से लेके एंड पेज तक आप इसे अच्छे से पढ़ें ताकि आप इनमें गलती ना करें, है ना? अब देखो, फिर 2017 में 7वां क्वेश्चन आ गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इससे मुझे ये समझ में आ गया, अगर मैं 2018 के पेपर दे रहा होता और 2017 का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता, तो मैं ये देख रहा था कि सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे हैं उन्होंने, तो सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, इन सब पे ही पूछा है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अगले साल भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मैं उन्हें गलती की कोई गुंजाइश अपनी तरफ से ना रखूं, है ना? और ये ये इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस देख करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझ सके कि कैसे आपको सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। ये आपको समझ में आया? अब हम इसको फटाफट करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे 80th क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है, 9th शेड्यूल के बारे में बात हो रही है, और इनके बीच में उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसमें से सही गलत करना है ना? तो जब आप
9 शेड्यूल पर्टिकुलर चीज़ पूछी। यहाँ पे किसी ने पूछा था कि कितने शेड्यूल्स पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो अब हमने देखा कि 5th और 6th शेड्यूल के बारे में पहले पूछा था, है ना? तो 5th और 6th शेड्यूल का चैप्टर अपने आप बना मतलब दिया हुआ है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में। तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे 9th शेड्यूल है, तो 9th शेड्यूल इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में भी बहुत डिटेल में किसी भी स्टैंडर्ड बुक में दिया होता है। तो आप उसे ज़रूर पढ़ें, है ना? आप आप अपनी एक स्टैंडर्ड रीडिंग जो लगाते हैं, 1-2 रीडिंग लगा के आप जितना हाइलाइट करते हैं, वो एक तरफ है। लेकिन उसके बाद जब आप एग्ज़ाम से पहले जब आप रिवीजन करते हैं, तो आप ये कोशिश करें कि आप ये सारे टॉपिक्स को बिल्कुल ना छोड़ें। इसे आप 4 बार शायद 10 बार भी पढ़ें, तो भी ऐसा ना हो कि आपका गलत हो, है ना? आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से पढ़ें। अगर आपको 2 बार में समझ में आ गया तो आप 2 बार में उसे पढ़ के खत्म कर सकते हैं। लेकिन इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है।